Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 18th October 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Gandhian ideals for diplomacy. तो ये टॉपिक थोड़ा यूनिक टाइप का है, डायरेक्टली शायद से मेंस में ना आए, बट फिर भी इससे कुछ नई चीजें हम सीखेंगे जो मेंस आंसर राइटिंग में हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन पासिंग रेफरेंस. दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी यूजफुल इन जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर और जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में भी यूज हो सकता है. लर्निंग फ्रॉम इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जो चैप्टर 1 में ये सेगमेंट दिया हुआ है वहां पे यूजफुल हो सकता है. तो पहले जरा समझते हैं अबाउट डिप्लोमेसी. देखिए डिप्लोमेट्स का काम क्या होता है. डिप्लोमेट्स का मेन मकसद होता है टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन एंड येट अराइव एट एन अग्रीमेंट थ्रू नेगोशिएशन विच इज बेनिफिशियल फॉर हिज और हर कंट्री. मतलब डिप्लोमेट्स की कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि लड़ाई ना हो, वॉर ना हो, बट बिना वॉर किए भी हमारे देश को जो चाहिए, जिस तरह के अग्रीमेंट्स चाहिए, बेनिफिशियल अग्रीमेंट्स, वो हमारे देश के लिए हो जाए. दैट इज द पर्पस ऑफ डिप्लोमेट्स. और उसके लिए जो भी वो पॉलिसी या फ्रेमवर्क डिवाइस करते हैं दैट इज नोन एज डिप्लोमेसी. वॉर इज फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी. अगर डिप्लोमेसी जब फेल हो जाती है तभी वॉर लड़ा जाता है. इसीलिए एक काफी प्रोमिनेंट कोट है which highlights the importance of diplomacy. It reads something like this कि the wise win before the fight while the ignorant fight to win. Wise मतलब the diplomat people. Those who are in diplomacy, they win even before the real fight is started. जबकि जो लोग ignorant होंगे, they will fight in order to win or prove their point or to grab beneficial agreements for their country. So बिना लड़ाई की अगर आप अपने कंट्री के लिए बेनिफिशियल आइडियाज या बेनिफिशियल एग्रीमेंट्स डिवाइस करा पाते हैं तो दैट इज द बेस्ट फॉर्मेट ऑफ डिप्लोमेसी. तो ये जो कोट है दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद टू चाइनीज जनरल्स सुनजू एंड जू लियांग. सुनजू से ज्यादा इसको एसोसिएट किया जाता है. सुनजू इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपर्ट इन वॉर एंड डिप्लोमेसी. उनके अलग बाकी और भी कोट हैं. टू विन 100 विक्ट्रीज इन 100 बैटल इज नॉट द सुप्रीम ऑफ एक्सेलेंस बट टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग इज द सुप्रीम ऑफ एक्सेलेंस. अभी डिप्लोमेसी को लेकर के कुछ माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल्स भी हैं. हमने पहले भी इसको देखा था, 3-4 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि हाउ आर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर सेड कि लॉर्ड कृष्णा एंड हनुमान आर वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिप्लोमेट्स. आपको पता है कि हनुमान को भेजा गया था टू गो एंड टॉक टू रावण इन ऑर्डर टू कन्विंस हिम नॉट टू रिजॉर्ट टू वॉर. तो हनुमान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की. लॉर्ड कृष्ण ने भी अपने तरफ से महाभारत होने से पहले दुर्योधन को समझाने की कोशिश की कि वॉर क्यों नहीं होना चाहिए. सो बोथ ऑफ देम वेयर डिप्लोमेट्स इन देयर ओन वे एंड ट्राई टू अवॉइड वॉर. डिप्लोमेट्स का काम एक और होता है, वॉर को अवॉइड करना और अपने कंट्री के लिए बेनिफिशियल एग्रीमेंट पे अराइव कराना. वो तो होता ही है, लेकिन अगर कहीं वॉर इनएविटेबल हो जाए, जब लड़ाई होनी तय हो जाए, तो उस केस में डिप्लोमेट्स एंश्योर कि वो कुछ ऐसे ओवरवेलमिंग डिसेप्शंस तैयार करें कि एनिमी जो है उसका नुकसान ज्यादा हो, उसको फायदा कम मिले थ्रू डिप्लोमेसी. तो जैसे हनुमान के केस में देखा जा सकता है कि हाउ ही बर्न द लंका बिफोर द रियल वॉर बिगन. तो उन्होंने एक डिसहरे का माहौल क्रिएट कर दिया इन लंका. देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं. अगर मैं कहता तो आप हंस भी सकते थे कि सर हनुमान को कह रहे हैं डिप्लोमेट, कृष्ण को कह रहे हैं डिप्लोमेट. ये कौन कह रहे हैं वो भी जरा देखिए. सी द वेटेज ऑफ द पर्सन हु इज सीजन्ड डिप्लोमेट, राइट. तो ये सब बातें अब लिख सकते हैं आप एग्जाम में. मिस्टर एस जयशंकर हिमसेल्फ इज सेइंग दिस. तो नाउ यू कैन राइट सच थिंग्स कि हाउ हनुमान एग्जिबिटेड कि if diplomacy is failing and war becomes inevitable, create such a deception and cause such an overwhelming damage to the opponent that war becomes less costly for your side.
अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में अभी हाल फिलहाल में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ही इज ऑन विजिट टू वियतनाम। वहां पे उन्होंने एक नया या यूनिक आइडिया दिया है विथ रिस्पेक्ट टू डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी और महात्मा गांधी के बीच में उन्होंने कोरिलेशन ढूंढ निकाला है जो हमें आंसर राइटिंग में मदद देगा। उन्होंने कहा कि देखिए, महात्मा गांधी का वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल क्या रहा है जीवन में? नॉन वायलेंस। उनके जन्मदिन पे इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी ऑब्जर्व किया जाता है। तो डिप्लोमेसी के अंदर भी द कोर आइडिया इज नॉन वायलेंस ओनली। की जॉब ऑफ अ डिप्लोमेट इज टू फाइंड अ सॉल्यूशन or to arrive at a solution which is free of any conflict. So the purpose of a diplomat is to avoid war, ensure non-violence, and yet get beneficial agreement for his or her country. So this is how, if a question comes in mains कि गांधीयन आइडियोलॉजीज के कहाँ कहाँ पे आपको सिग्निफिकेंस देखने को मिलते हैं, मोस्टली वी सी की पर्सनल लाइफ में फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर, फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फॉर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस हमको देखने को मिलता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड ऑल। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी अभी ऐसे कभी नहीं सोचा था कि गांधीयन आइडियोलॉजी हैज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग ऑल्सो, एंड स्पेशली द डिप्लोमेट्स एंड देयर की रोल is also inspired by Gandhian ideology of non-violence. तो ऐसे अगर आप लिखेंगे, if you write any answer on Gandhi's significance and you mention his significance in diplomacy also, then I believe this is a new dimension which will leave a good impression on the examiner कि Gandhian ideology has significance in diplomacy और management of foreign policy as well. तो ये सारी कुछ बातें हैं, ये कोट याद रखिएगा, कभी काम आ सकता है। और डिप्लोमेसी का पर्पस is to avoid war. The next article is about Supreme Court's view on same-sex marriage. Again, this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view and GS paper 4 ethics and integrity point of view. देखिए, आप आईपीसी इंडियन पेनल कोड 377 के अंदर एक प्रोविजन हुआ करता था दैट दैट claimed or that established that homosexuality would be a criminal offense. तो आईपीसी 377 के हिसाब से इसके एक सब सेगमेंट के हिसाब से होमोसेक्सुअलिटी वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस एज पर दिस सेक्शन ऑफ आईपीसी। फिर क्या हुआ? ये था 2018 तक, पहले हुआ करता था होमोसेक्सुअलिटी अ क्रिमिनल ऑफेंस। फिर क्या हुआ? 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी केस में कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21। तो फिर इसी का इस्तेमाल करके एक पिटीशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि सर, अगर प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, यानी कि सरकार भी ये अधिकार हमसे नहीं छीन सकती, तो इस केस में सर होमोसेक्सुअल्स को कैसे आप क्रिमिनल ऑफेंस, उनके होमोसेक्सुअल एक्टिविटी को आप कैसे क्रिमिनल ऑफेंस कह सकते हैं? दे प्रैक्टिस होमोसेक्सुअलिटी इन प्राइवेट ओनली। तो दो एडल्ट क्या करते हैं, इवन इफ दे आर होमोसेक्सुअल्स, वो क्या करते हैं इन प्राइवेट शुड नॉट बी द कंसर्न ऑफ द स्टेट, सिंस राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इटसेल्फ। तो राइट टू प्राइवेसी वाले जजमेंट का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया और क्लेम किया गया कि होमोसेक्सुअलिटी शुड नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड एज ए क्रिमिनल ऑफेंस, which was still then a criminal offense under IPC सेक्शन 377। तो 2018 में ये जो होमोसेक्सुअलिटी के अगेंस्ट केस किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इट इज नोन बाय द नेम नौतेज जोहर केस। और इस नौतेज जोहर केस में सुप्रीम कोर्ट को फिर लॉजिकली ये मानना पड़ा कि होमोसेक्सुअलिटी विच इज मेनली प्रैक्टिस्ड बाय एलजीबीटी कम्युनिटी शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज क्रिमिनल ऑफेंस। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी सेक्शन 377 का ये प्रोविजन दैट एस्टैब्लिश दैट होमोसेक्सुअलिटी विल बी अ क्रिमिनल ऑफेंस, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, बिकॉज व्हाट एलजीबीटी मेंबर्स डू इन प्राइवेट इज नॉट कंसर्न ऑफ द स्टेट। तो मुद्दा ये है कि होमोसेक्सुअलिटी, एक्ट ऑफ होमोसेक्सुअलिटी was a criminal offense till 2018, but after Nautaj Johar case verdict pronounced by Supreme Court in 2018,
homosexuality is no longer a criminal offense. लेकिन अब फिर मामला उससे आगे बढ़ गया। देखिए, होमोसेक्सुअलिटी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। इफ इवन इफ टू इंडिविजुअल्स आर फाउंड टू बी प्रैक्टिसिंग homosexuality, देयर वोंट बी एनी लीगल केस अगेंस्ट देम। फिर पिछले साल नवंबर में एक सेम सेक्स कपल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल किया कि दे शुड ऑल्सो बी अलाउड टू हैव मैरिज, दे शुड ऑल्सो बी अलाउड टू बी कंसिडर्ड एज मैरिड कपल, क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस। दैट इज ओके, दैट इज वन एस्पेक्ट। लेकिन होमोसेक्सुअल कपल्स को एक मैरिड कपल की तरह ट्रीट किया जाए समाज के अंदर, ये उनका अगला डिमांड रहा। उसके बेसिस पे पिटीशन फाइल किया गया लास्ट ईयर। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कई दफा सिटिंग की, 5 जजेस की बेंच बिठाई, और अब जाकर के यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट ने इस सेम सेक्स मैरिज पे अपना फैसला सुनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे को बेसिकली 2 या 3 क्वेश्चंस में डिवाइड किया है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्निशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो क्वेश्चन देखा है वो ये है कि इज राइट टू मैरी अ फंडामेंटल राइट? क्या ये एक फंडामेंटल अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, ऐसा नहीं है। मैरिज एक सोशल सिविल यूनियन है। मैरिज वैसे दो लोगों के बीच का यूनियन है, उनका पर्सनल चॉइस है। और मैरिज पर्सनल चॉइस से ऊपर हम इसको कह सकते हैं कि एक सोशल यूनियन है बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। और मैरिज को लीगली रिकॉग्नाइज करने के लिए कानून है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, एंड देन फॉर देर आर अदर ऑल्सो हिंदू मैरिज एक्ट एंड ऑल। सो कानून है मैरिज को रिकॉग्नाइज करने के लिए, स्टेट द्वारा बनाया गया कानून है स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। वो मैरिज को आइडेंटिफाई करता है। तो कानून की नजरों में मैरिज एक लीगल एंटिटी है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट नहीं है। मेरी बात को फिर से समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को कि होमोसेक्सुअल्स को भी राइट टू मैरिज का अधिकार होना चाहिए, दिस शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज देयर फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने एक प्रश्न रखा, अपने 5 जजेस बेंच के सामने प्रश्न रखा कि क्या मैरिज एक फंडामेंटल राइट है? तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करते हुए कहा कि देखिए, मैरिज तो एक वैसे सोशल इंस्टीट्यूशन है, समाज में आइडेंटिफाई किया जाता है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई लीगल तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए कानून है, स्पेशल मैरिज एक्ट। मैरिज इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके मदद से हम कह सकें कि मैरिज इज अ फंडामेंटल राइट। ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है। तो सिंस मैरिज इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, इट इज ए लीगल राइट। मैरिज इज ए लीगल इंस्टीट्यूशन एंड right to marriage could be a legal right under Special Marriage Act of 1954। तो अगर होमोसेक्सुअल्स को या सेम सेक्स मैरिजेस को रिकॉग्निशन दिया जाना है तो उसके लिए एक कानून बदलना होगा, स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। अभी के लिए तो कानून कुछ ऐसा है, दिस स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 रीड्स कि मैरिज वुड बी ए सिविल यूनियन बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन। इस कानून के हिसाब से मैरिज का मतलब अ यूनियन बिटवीन मैन एंड वुमेन। अगर मैरिज को रिकॉग्नाइज कराना है फॉर होमोसेक्सुअल्स तो उसके लिए कानून बदलना हो। आई नो थिंग्स आर गेटिंग कॉम्प्लेक्स, बट मैं फिर से सिंप्लीफाई करता हूँ कि होमोसेक्सुअलिटी इज नो लॉन्गर क्रिमिनल ऑफेंस। अब होमोसेक्सुअल्स ने, कुछ होमो सेम सेक्स कपल ने पिटीशन फाइल किया कि भाई हमें मैरिज का अधिकार होना चाहिए, कि हमारे बीच का जो यूनियन है इसको समाज में आइडेंटिफिकेशन मिलना चाहिए, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि नहीं, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू मैरिज ऐसा कुछ भी फंडामेंटल राइट नहीं होता है। मैरिज इनफैक्ट इज अ लीगल इंस्टीट्यूशन, और कानूनी तौर पे मैरिज को एक एंटिटी की तरह आइडेंटिफाई किया गया है। और उस जिस कानून के हिसाब से मैरिज को एक एंटिटी की तरह आइडेंटिफाई किया गया है वो है स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। तो स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 के हिसाब से मैरिज इज बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। तो राइट नाउ एज पर दिस एक्ट
द मैरिज कैन नॉट बी बिटवीन सेम सेक्स कपल। तो अगर इसमें बदलाव करना है और मैरिज के डेफिनेशन को ब्रॉडेन करना है तो इट इज ओनली द लेजिस्लेचर्स हु कैन डू इट, नॉट द जुडिशियरी, क्योंकि इसका संविधान से या फंडामेंटल राइट से कुछ भी लेना देना नहीं है मैरिज का। मैरिज इज ए लीगल इंस्टीट्यूशन। तो फिर दूसरा प्रश्न ये उठता है कि चलिए ठीक है, मैरिज मत कहिए, इफ नॉट मैरिज, डू क्वेयर कपल हैव राइट टू एंटर इनटू सिविल यूनियन? चलिए मैरिज मत कहिए, लेकिन उनको किसी भी तरीके का सिविल यूनियन साथ में रहने का लीगल अधिकार है या नहीं है? मैरिज लाइक इंस्टीट्यूशन, उनको एग्जैक्टली मैरिज मत कहिए, बट डू दे हैव राइट टू हैव मैरिज लाइक इंस्टीट्यूशन? अब आप बोलेंगे सर क्या फायदा ये मैरिज लाइक इंस्टीट्यूशन से, जिसको हम लोग सिविल यूनियन कहेंगे? तो देखिए मैरिजेस के कई सारे फायदे हैं, जैसे ज्वाइंट इंश्योरेंस लिया जा सकता है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोला जा सकता है, अडॉप्शन किया जा सकता है, सक्सेशन, ज्वाइंट पेंशन स्कीम, हेल्थ केयर पॉलिसीज। तो तमाम जो बेनिफिट्स हैं मैरिजेस के कारण, जो अलग अलग तरीके के स्कीम्स के अंदर बेनिफिट्स हैं, क्या वो सेम सेक्स कपल अवेल कर सकते हैं इवन इफ देयर रिलेशनशिप इज नॉट कॉल्ड मैरिज बट नोन बाय सम अदर नेम से सिविल यूनियन और समथिंग एल्स? इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ये हम हमारा ज्यूरिडिक्शन नहीं है, लेट द लेजिस्लेचर्स डिसाइड कि सेम सेक्स कपल के लिए उनके यूनियन को समाज में और लीगली आइडेंटिफाई करने के लिए क्या नाम दिया जाना चाहिए, दैट शुड बी डिसाइडेड बाय द लेजिस्लेचर्स, नॉट द जुडिशियरी। फिर क्वेश्चन है, कैन क्वेयर कपल अडॉप्ट चिल्ड्रेन? क्योंकि चिल्ड्रेन अडॉप्ट बस एक मैरिड कपल कर सकते हैं, राइट? तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वी आर नॉट द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो अडॉप्शन के नॉर्म्स में थोड़े बहुत बदलाव कर सकते हैं, विच वुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। तो मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी नया अधिकार नहीं दिया टू द सेम सेक्स कपल इन इट्स रिसेंट जजमेंट। हर चीज सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेचर्स के ऊपर छोड़ दिया है कि लेजिस्लेचर्स को लगता है तो स्पेशल मैरिज एक्ट का डेफिनेशन वाइडन कर दे, ये मैन एंड वुमेन का कॉन्सेप्ट को हटा दे। अगर लेजिस्लेचर्स को लगता है तो सेम सेक्स कपल के लिए वो कोई मैरिज के पैरेलल कोई नया कॉन्सेप्ट डेवलप कर दे जिससे सेम सेक्स कपल को बेनिफिट्स मिल पाए। लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव्स को लगता है तो सेम सेक्स कपल के लिए वो चिल्ड्रन अडॉप्शन के प्रोविजंस ला सकते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी न्यू राइट्स टू द सेम सेक्स कपल। The court stated that the queer person has the right to choose an emotional, intimate and live-in partner। भाई आपको होमोसेक्सुअलिटी प्रैक्टिस करने का अधिकार है, कोर्ट ने एक बार फिर से दोहराया, आप अपने पार्टनर के साथ रह सकते हैं, लेकिन उसको मैरिज या कोई सिविल यूनियन का आइडेंटिफिकेशन अभी स्टेट के तरफ से नहीं है। सो बेसिकली कोर्ट ने नया कुछ भी नहीं दिया, वही जो उन्होंने नवतेज सिंह जौहर केस में 2018 में कहा था कि होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस, वही बात को दोहराई है। इनफैक्ट ये जो 5 जजेस की बेंच थी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी थे, वो और जस्टिस कौल, उनका जो ओपिनियन था दैट वाज माइनॉरिटी ओपिनियन। बाकी जस्टिस भट्ट, जस्टिस कोलियन, जस्टिस नरसिम्हा, इनका ओपिनियन मेजॉरिटी ओपिनियन था, तो मेजॉरिटी ओपिनियन ही माना जाएगा। मैरिज इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, ओनली पार्लियामेंट कैन डिसाइड, नो राइट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन जॉइंटली, गवर्नमेंट टू डिसाइड ऑन अदर राइट्स। जबकि ये जो माइनॉरिटी ओपिनियन था वो कह रहे थे कि ठीक है फंडामेंटल राइट तो नहीं है मैरिज, बट द सेम सेक्स कपल शुड हैव राइट टू हैव सिविल यूनियन, ये इनका ओपिनियन था, बट दैट वाज ऑफ कोर्स अ माइनॉरिटी वन, सो नॉट एक्सेप्टेड। एंड ये माइनॉरिटी ओपिनियन ये भी था कि द सेम सेक्स कपल शुड हैव राइट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन, बट दैट वाज आल्सो रिजेक्टेड। अब ये पूरा का पूरा जो मामला है इसमें एथिकल इश्यूज क्या क्या है, तो देखिए जो लोग भी सेम सेक्स मैरिज को अपोज करते हैं, ऑफ कोर्स दे रिलेट इट विद द ट्रेडिशनल वैल्यूज कि हमारे कल्चर इथोस के अगेंस्ट है ये। They sometimes related with the religious belief also. कि religion also identify marriage as a union between a man and a woman because religion believes कि marriage is a basis for procreation. Nature regenerates itself through marriage and procreation. So on religious belief also same-sex marriages are rejected. Opponents of same-sex marriage view same-sex marriage as a degeneration of सोसाइटी, पैथोलॉजिकल स्टेट, बीमारी की तरह देखते हैं। दे व्यू मैरिज एज ए सैक्रेड इंस्टीट्यूशन एंड सेम सेक्स मैरिज इज ए ब्लॉट टू सिविलाइज सोसाइटी।
They also talk about maintaining traditional definition of marriage, which is civil union between two opposite sex. Then only procreation can happen because the purpose of marriage is procreation. ये तो वो लोग आर्गुमेंट देते हैं हु आर ओपोनेंट ऑफ सेम सेक्स मैरिज, बट द सपोर्टर्स ऑफ सेम सेक्स मैरिज उनके क्या आर्गुमेंट है? तो सेम सेक्स मैरिज के सपोर्टर्स का कहना है कि देखिए, ये मैरिज का ये रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन देना ये आर्बिट्ररी डेफिनेशन है। मैरिज का बेसिस लव एंड इमोशन है, कमिटमेंट है, ना कि बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन है। तो मैरिज का पर्पस प्रोक्रिएशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोक्रिएशन तो नहीं है। अदरवाइज ऑल दोज कपल हु डू नॉट हैव चिल्ड्रन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज मैरिड कपल। इफ दे विश टू नॉट हैव चिल्ड्रन देन दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज मैरिड कपल। So this distinction or definition of marriage under Special Marriage Act ki marriages will be only between a man and a woman, this definition is a arbitrary definition. Marriage का basis होना चाहिए love, emotion and commitment, and on that definition the same sex marriages should also be identified. In fact, non-recognition to same-sex marriage is denial of fundamental right of equality guaranteed under Article 14. There are many countries like US, Australia, England that have given recognition to same-sex marriage. In fact, the critics, in fact, the supporters of the same-sex marriage, they say कि देखिए इंडियन ट्रेडिशन में तो एलजीबीटी को रिकॉग्निशन हमारे इथोस में कल्चर में था, महाभारत में रामायण में भी इनका जिक्र है, but it is in fact Britishers who introduced Victorian morality to us, and now we have forgotten our own roots, and this is deviation from Indian ethos. तो विक्टोरियन मोरालिटी क्या चीज है वो जरा देखते हैं। जो सेम सेक्स मैरिज के सपोर्टर्स कहते हैं कि देखिए ये जो भी रिजिडिटी है, ऑर्थोडॉक्सी है समाज के अंदर अगेंस्ट सेम सेक्स कपल, ये भारत की सभ्यता संस्कृति से नहीं आ रही है, ये आ रही है ब्रिटिशर्स के तरफ से, जिसको हम लोग कहते हैं विक्टोरियन मोरालिटी। देखिए, ब्रिटिश विक्टोरियन मोरालिटी एक दौर था 1837 से लेकर के 1901 तक में, जब ब्रिटेन के अंदर सोशल नॉर्म्स, मोरल वैल्यूज काफी ऑर्थोडॉक्स और रिजिड तरीके के प्रिवेल हो रहे थे। इस नॉर्म्स के अंदर, इस जो नया नॉर्म ब्रिटेन के अंदर देखा गया 1837 से 1901 के बीच में, वहां पे सेक्सुअल कंडक्ट्स पे काफी स्ट्रॉन्ग रेस्ट्रिक्शन, ट्रेडिशनल जेंडर रोल, पैट्रियार्की वाज सीन in British society, and that is known by the name Victorian morality. That over a period of time since Britishers had colonized India, that saw its reflection in Indian setup also. So आप मेंस में इस तरह का कुछ आर्गुमेंट लिख सकते हैं that Victorian morality shows the negative impact of the continuation of colonial legacy in India. In fact, Indian tradition in general was very permissive to queer community, but it is only because of the British rule and their Victorian morality imposed over India in a superficial manner, and we forgot our roots. That current times में we are orthodox with respect to, very rigid and radical with respect to the same-sex marriage and the couple. But you see, even England, who introduced or brought or imposed Victorian morality over us, have itself changed, and they have also given recognition to same-sex marriage. The next article is about target set for ISRO. So PM set few targets for ISRO. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी स्पेस एजेंसी इसरो के लिए दो नए टारगेट सेट किए हैं, लॉन्ग टर्म टारगेट। भारत का अपना स्पेस स्टेशन 2035 तक, एंड इंडिया वुड बी सेंडिंग फर्स्ट इंडियन ऑन मून बाय 2040। देखिए, अभी एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो लगभग लोअर अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द अर्थ। ये 400 किलोमीटर के लगभग हाइट पे है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये एक तरीके का हैबिटेबल सैटेलाइट है जिसके अंदर 5 से 6 एस्ट्रोनॉट्स रह करके काम कर सकते हैं, अलग अलग रिसर्च वर्क कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो एक हैबिटेबल सैटेलाइट है जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में है, इसको दुनिया की 5 एजेंसीज ने मिलकर के बनाया है, नासा, रॉसकॉस्मोस, जैक्सा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। इसके अलावा इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अलावा चाइना ने भी अपना एक स्पेस स्टेशन बनाया है जिसका नाम है तियांगोंग स्पेस स्टेशन। भारत
अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहा है बाय 2035। दूसरा, इंडिया वुड बी सेंडिंग इट्स ओन एस्ट्रोनॉट टू द सरफेस ऑफ मून बाय 2040। देखिए, नासा ने पहले तो अपोलो मिशन में मून सरफेस पे एस्ट्रोनॉट्स को भेजा ही है। अभी मौजूदा टाइम में भी नासा का एक मिशन चल रहा है, आर्टेमिस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत नासा इज प्लानिंग टू सेंड astronauts on the moon surface again, and India is also planning to have its own astronauts on the moon surface by 2040। इसरो के कुछ और भी नए प्रोजेक्ट्स हैं, कमिंग अप प्रोजेक्ट, जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। देखिए, लॉन्च व्हीकल जहां से रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है, यहाँ होता है लॉन्च पैड और फिर वहां से रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है। तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स हमारे देश में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तो एकदम बेसिक वन था, फिर ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर जीएसएलवी मार्क 2, जीएसएलवी मार्क 3, इसका नाम अब हो गया है एलवीएम, एलएमवीएम, सो सॉरी। तो ये अलग अलग तरीके के हमारे लॉन्च व्हीकल हैं जो अभी तक हमने डेवलप की हैं। नाउ नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल इज बीइंग डेवलप। वीनस मिशन, जिसको हम लोग शुक्रयान भी कह रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कमिंग, दैट वुड बी मेड इन प्रोब मिशन टू वीनस। गगनयान मिशन, इट इज इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। गगनयान मिशन भी आ रहा है, इसको तो वैसे लॉन्च होना था 2022 में ही। इसके अंतर्गत भारत के 3 एस्ट्रोनॉट जो हैं उनको स्पेस के अंदर भेजा जाएगा, एंड दे विल रिमेन इन द लो अर्थ ऑर्बिट फॉर अबाउट 5 to 7 days। They will orbit around the earth for about 5 to 7 days, and then again they will come back to the earth surface under Gaganyaan mission। तो गगनयान मिशन में 300 से 400 किलोमीटर की हाइट पे हमारे कुछ एस्ट्रोनॉट्स, 3 एस्ट्रोनॉट्स को एक इस तरीके का ऑर्बिटल कैप्सूल में, इस तरह के ऑर्बिटल कैप्सूल में 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा, जो 5 से 7 दिन तक अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करेंगे, एंड देन अगेन दे विल कम बैक टू द अर्थ। If India successfully launches this, then India will become 4th country in the world to send humans to space after US, Russia and China। ये बोर्ड वर्क है इस टॉपिक से रिलेटेड, ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और इस टॉपिक से रिलेटेड ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जितना मैंने आपको समझाया उसके बेसिस पे 10 मार्कर का आप आंसर लिख सकते हैं। सो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about phosphorus bomb. This topic is important from prelims exam point of view। बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है phosphorus bomb की, हो सकता है पूछ ले। अब तो हो सकता है एपीएससी इंटरव्यू अगर हाल फिलहाल में आ गया तो ये सब चीजें वहां भी आ जाएंगी। तो सी, phosphorus bomb, white phosphorus bomb is prepared by mixing white phosphorus with rubber। होता क्या है कि ये जो व्हाइट फास्फोरस को जब रबर से हम मिलाते हैं तो ये बन जाता है एक वैक्सी केमिकल सब्सटेंस, चिपचिपा केमिकल सब्सटेंस, विच हैज स्ट्रॉन्ग ऑर्डर लाइक रोटेन गार्लिक। और ये इतना इनफ्लेमेबल होता है कि तो द मोमेंट इट इज एक्सपोज टू एयर इट कैचेस फायर। तो व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब में जो व्हाइट फास्फोरस होता है इतना इनफ्लेमेबल होता है कि एयर के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेता है। तो इसको आर्मीज 2 तरीके से इस्तेमाल करती रही है। रात के टाइम में इन इल्यूमिनेटिंग द स्काई के लिए, ताकि आर्मी के लोकेशन का पता लगाया जा सके, आसमान में लाइट को डेवलप करने के लिए, और दूसरा कभी कभार एनिमी के ऊपर सीधा सीधा अटैक करने के लिए। लेकिन ये जो अटैक है फास्फोरस बॉम्ब का, ये काफी डेंजरस है, बारबेरिक है, क्योंकि ये स्किन को पूरी तरह से जला देता है, और जल्दी ये एक बार आपके स्किन पे आके चिपक गया तो जलता भी रहता है और ये रिमूव भी नहीं होता। दैट इज द प्रॉब्लम, पूरा पूरा स्किन हटा देगा, येट इट डज नॉट गेट रिमूव सो इजिली। दैट इज वाई ये व्हाइट फास्फोरस बम इतना सारा न्यूज में आ रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में माना जा रहा है कि एक इंटरनेशनल एनजीओ ह्यूमन राइट्स वॉच, उसका कहना है कि इजरायली मिलिट्री व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रही है गाजा और लेबनान के रेजिडेंट्स के ऊपर। भी व्हाइट फास्फोरस बम को लेकर के, इसके यूज को लेकर के इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है आज पर एनी इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि ये पूरी तरह से केमिकल वेपन में भी नहीं आ रहा है, बायोलॉजिकल वेपन में भी नहीं आ रहा। तो कोई भी इंटरनेशनल लॉ नहीं है जो व्हाइट फास्फोरस बम को बैन करता हो। बट व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल इज कंसिडर्ड टू बी वेरी बारबेरिक, क्योंकि इससे काफी दर्दनाक मौत हुई होती है लोगों की। That is why it is being considered human, and it is not restricted under any international law। It is becoming a matter of concern। ऐसा नहीं है कि व्हाइट फास्फोरस बम का पहली बार इस्तेमाल हो रहा है, पहले भी कई दफा हुआ है। करंट टाइम्स में इसका इस्तेमाल हो रहा है ऑन गाजा एंड लेबनान। आंखों को जला देता है, इनहेलेशन में दिक्कत होती है, स्किन को तो बर्न करता है। प्रॉब्लम यह है कि चिपक जाता है, जहां जाता है आपके स्किन पे जाकर के चिपक जाएगा।
अब आप इसका कुछ कर भी नहीं पाएंगे और बर्न होता रहेगा, वेरी डेंजरस फॉस्फोरस बॉम्ब। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट राफा क्रॉसिंग। दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ये इजराइल की मैपिंग तो मैं पहले आपको करा चुका हूं। इजराइल की मैपिंग में यहां पे एक छोटा सा टेरिटरी है गाजा, विच ओरिजिनली बिलोंग टू इजिप्ट, बट बाद में इजराइल ने इसको कैप्चर कर लिया 1967 वॉर में। गाजा के अंदर पैलेस्टीनियन लोग का पॉपुलेशन ज्यादा है। भी गाजा ओपन्स इनटू इजिप्ट वाया दिस क्रॉसिंग, जिसका नाम है राफा बॉर्डर क्रॉसिंग। तो ये अकेला ऐसा पॉइंट है जहां से ये गाजा के लोग कहीं और देश में जा सकते हैं विदाउट गेटिंग इनटू इजराइल। बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं दैट ओपन्स इनटू इजराइल। तो द पॉइंट इज कि राफा क्रॉसिंग इज द ओनली क्रॉसिंग वेयर अ पैलेस्टीनियन population can enter into some other country without getting into Israel। अभी हाल फिलहाल में गाजा के ऊपर बॉम्बार्डिंग चल रही है इजरायली फोर्सेस के तरफ से, और इजिप्ट ने ये राफा क्रॉसिंग को बंद कर दिया है क्योंकि इजिप्ट नहीं चाह रहा कि उसके यहाँ कोई इंटरनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम हो। इजिप्ट ने राफा क्रॉसिंग को बंद कर दिया है। दैट हैज ट्रैप्ड मेनी पैलेस्टीनियंस प्लस फॉरेन नेशनल्स इन दिस गाजा रीजन, causing a lot of humanitarian crisis। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। सी, एफएओ से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत है। मैंने आपको कहा था कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट एफएओ विथ रिस्पेक्ट टू फूड स्कार्सिटी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंजल टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम टैक्स। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।